दंगल से युवाओं की आक्रोशता, हमसे जो टकराएगा खबरें जो जुड़ी हों, या फिर अपराध जगत से, या फिर जनता और प्रशासन का हो आमना सामना, या फिर आप जन की हो कोई समस्या, आपका हर मुद्दा बनेगा हमारी आवाज। हम जाते हैं खबरों की तह तक, दिखाते हैं सिर्फ और सिर्फ सच। हम देखिए सिर्फ 24 न्यूज़ पर, अब हर खबर पर होगी नजर। राजनीति हो या अपराध, धर्म हो या संस्कृति, जन समस्याएं हो या उनका समाधान, शिक्षा हो या मनोरंजन, इतिहास हो या वर्तमान, वार त्योहार हो या फिर रीति रिवाज, खबरें व्यापार जगत की हो या फिर कृषि की, देखिए सिर्फ A24 न्यूज पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें 24 न्यूज। मैं हूं आपके साथ आसिफ खान। सबसे पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माधोगढ़ के समीप कार पलटने से गाटी परिवार के 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। थानागाजी में ग्राम तीर्थ यात्रा यज्ञ से लौटते समय हुई घटना, एक को किया जयपुर रेफर। सड़क सुरक्षा सप्ताह की पहले ही दिन खुली पोल, बिना सीट बेल्ट लगाए कार में जाने वाली महिला को रोकना पुलिस के लिए बना जंजाल। कागजी कार्यवाही के दौरान दिखाई दी पुलिस की भेदभाव वाली नीति। स्वाइन फ्लू के लिए सामान्य अस्पताल में शुरू की प्रभावी तैयारियां, नए आईसीयू वार्ड को किया शुरू, पुराने वार्ड को बनाया स्वाइन फ्लू वार्ड, फिलहाल नहीं आया कोई मरीज। एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ सेमिनार, वक्ताओं ने बताया रैगिंग की बुराई के बारे में। डीएसपी हिमांशु शर्मा ने दी विद्यार्थियों को सही दिशा में जाने की सलाह। अब खबरें विस्तार से। भिवाड़ी में कांग्रेस कार्यकर्ता बलबीर दाइमा ने भिवाड़ी में जगह जगह जाकर जनसंपर्क किया और साथ ही बीजेपी सरकार और क्षेत्रीय विधायक पर निशाना साधते हुए कहा कि आज सरकार की वजह से युवा काफी परेशान हैं। जहां भिवाड़ी में नौकरियां क्षेत्रीय युवाओं को मिलनी चाहिए जो उन्हें नहीं मिल पा रही। दाइमा ने कहा कि प्रदेश के मुख्यमंत्री ने जो वादे चुनौती समय में किए थे उनको पूरा नहीं कर रही हैं। अगर वो युवाओं के रोजगार के लिए कुछ नहीं किया उन्होंने तो बड़े आंदोलन की भी उन्होंने चेतावनी दी। आज हम जनसंपर्क कर रहे हैं, यहाँ पर आए हुए हैं सभी युवा साथी, युवा बच्चाओं ने हमें जोरदार स्वागत किया और उसको देख करके ऐसा लगता है कि बीजेपी जो सरकार है, यहाँ के जो विधायक है, उससे यहाँ के लोग जो हैं वो काफ़ी परेशान हैं। रोज़गार के चलते युवा बच्चे सभी शिक्षित हैं और उनको रोज़गार किसी भी तरीके से सरकार की तरफ से नहीं मिल रहा है। वसुंधरा राजे जी ने 2013 विधानसभा चुनाव में सबसे बड़ा उनका मुद्दा ये था 15 लाख लोगों को रोज़गार देंगे, पर अभी तक 15 लोगों को भी रोज़गार नहीं दे पाए हैं। यहाँ के जो भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र की अगर हम बात करें, 5000 से ऊपर फैक्ट्री चल रही हैं। यहाँ पे रोज़गार यहीं के लोकल को मिलना चाहिए, 40% लोकल को मिलना चाहिए, ऐसा कानून भी है। बट उसको भी हम देखते हैं कि 40% तो छोड़ो, 4% लोकल को भी रोज़गार यहाँ पर नहीं है। इसी के चलते मेरा जो काम है, मैं रोज़ प्रतिदिन जनसंपर्क में रहता हूँ, वार्डों में जाता हूँ, सेक्टर्स में जाता हूँ, सोसाइटीज़ में जाता हूँ, गाँव में जाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जैसा कि देखता हूँ सभी जो लोग हैं वो काफ़ी बेचारे बेरोज़गार हैं। वो सभी साथी आज इस समस्याओं को लेकर के मेरे से जुड़े और उन्होंने कहा कि हम आपके साथ हैं। आपका जो संघर्ष है बीजेपी सरकार के खिलाफ,
यहाँ की जो बेरोज़गारी बढ़ रही है उसको ख़त्म करने के लिए इस आंदोलन में सभी साथी मेरे साथ हैं और सहयोग। भिवाड़ी के कहने का मतलब साहब देखो, मैं तो भिवाड़ी में ही रहता हूँ और मेरी जो टीम है, मैं अपना जो कर्म है वो मैं कर रहा हूँ। मेरी टीम दिन पर दिन बढ़ती जा रही है और उसका सिर्फ रीज़न ये है क्योंकि मैं जो भी मेहनत करता हूँ वो दिल से करता हूँ और यहाँ की जो जनता है उनके लिए उनकी समस्याएं मुझे पता है क्योंकि मेरे पास टाइम है। मैं लोगों के पास जाता भी हूँ, उनसे मिलता हूँ और उनकी जो भी गतिविधियाँ हैं, जो भी समस्याएं वो झेल रहे हैं, वो सब मैं भली भांति जानता भी हूँ। यहाँ के जो कांग्रेसी और कार्यकर्ता हैं, अब वो किस तरीके से अपना मेंटेन कर रहे हैं उस चीज़ को या किस तरीके से लोगों से जुड़ रहे हैं वो बता सकते हैं। भिवाड़ी के सरकारी अस्पताल में सोमवार को परिवार नियोजन शिविर लगाएगा। शिविर में महिला व पुरुषों की नसबंदी की गई। शिविर में महिला और पुरुषों की नसबंदी की गई। शिविर हर महीने अलग अलग जगहों पर लगाया जाता है। वहीं शिविर में नसबंदी कराने वाली महिलाओं को 200 रुपए और पुरुषों को 2100 रुपए दिए गए। ये शिविर सरकार और एनजीओ द्वारा लगाया गया। लेडीजें तो जी बहुत सारी आती हैं। वो त्योहारों के ऊपर होता है, अगर त्यौहार होता है तो कम लेडीजें आती हैं और अगर त्यौहार नहीं होता तो ज़्यादा लेडीजें आती हैं। पहले जब मैं आज से 2-3-4 साल पहले जब ऑपरेशन केस होता था तो कम से कम 90-95 भी ज़्यादा था। अब शायद कम है। आज मैं आई हूँ तो आज 15 के लगभग ऑपरेशन केस हो रहा है और जैसे अभी लावनी वगैरह आती है, लावनी में कम होता है तो औरतें सब काम पे चलती हैं। तो आप भिवाड़ी से देखते हैं तो भिवाड़ी से कितने केसेस आए हैं अभी? हाँ, भिवाड़ी से 15 केसेस आए हैं। 10-15 केसेस? 15 केस। 15 को तो एनजीओ वो गवर्नमेंट की लगता है और जो 28 वाला केस रहता है कई बार एनजीओ की तरफ लगता है। आज वाला केस शायद एनजीओ की तरफ लगा है, कंफर्म नहीं है और आप पता कर लीजिए कंफर्म करके किस एनजीओ ने लगवाया है। ठीक है। जाने के लिए ट्रांसपोर्टेशन की सुविधा है, उनमें 200 रुपये नकद देते हैं, पुरुष को 2100 रुपये देते हैं, उसी में ट्रांसपोर्टेशन सुविधा है। तो मेरी इंडिया जो ये कहाँ का कैंप लगाते रहते हैं, किस तरह से क्या है? ये सीएमएच ऑफिस से कैंप मिलते हैं मंथली और उसे जहाँ के मिलते हैं वहाँ जाते हैं। जहाँ भिवाड़ी में आप पहली बार लगा रहे हैं? नहीं, काफ़ी साल हो गए। काफ़ी साल लगते हुए। कभी 15 और 30-28 का, कभी 15। तो कंपेरेटिव कितने केसेस हर बार इस बार ज़्यादा है कम है? लगभग इतने ही आते हैं, 15-20 सीजन में ज़्यादा आ जाते हैं, बाकी 10, 15, 20, 25 केस। 2 महिलाएं हैं और 2 पुरुष हैं? 2 पुरुष हैं, 12 महिला। 12 महिला। ठीक है। भिवाड़ी की फेज 3 पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर कार्रवाई करते हुए हरियाणा का मार्का शराब जब्त की है। भिवाड़ी सदर थाना के थाना अधिकारी शीशराम मीणा के मुताबिक उन्हें आज सुबह मुखबिर से सूचना मिली कि एक व्यक्ति अल्टो कार से हरियाणा मार्का शराब को लेकर भिवाड़ी आ रहा है। थाना अधिकारी ने एसआई राजेंद्र सिंह के नेतृत्व में टीम गठित कर नाकेबंदी करवा दी। पुलिस को देखकर अल्टो चालक भागने लगा तो पुलिस के पीछे करने पर अल्टो चालक गाड़ी को छोड़कर मौके से फरार हो गया। गाड़ी में पुलिस को करीब 500 पौवे और 120 अद्धे बरामद हुए। पुलिस ने गाड़ी और शराब को जब्त कर चालक की तलाश शुरू कर दी है। सुबह 7 बजे एक सूचना मिली थी कि मारुति अल्टो कार है बिना नंबरी जो किधरपुर की तरफ रोड पे काले थोड़ी की तरफ जा रही है। फिर मैंने पुलिस राब्ता भेजा। पुलिस गाड़ी को देख के ड्राइवर तो भाग गया और अल्टो कार में हरियाणा निर्मित शराब मिली, इसमें 500 तो पौवे हैं और 120 अड्डे हैं दारू के, इंग्लिश दारू के। तो हमने मुकदमा दर्ज किया है और मुलजिम की तलाश कर रही है। भिवाड़ी के नगर विकास न्यास में अलवर जिला कलेक्टर ने औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक ली, जिसमें सभी प्रशासनिक अधिकारी मौजूद रहे। जिला औद्योगिक सलाहकार समिति की बैठक में जिला कलेक्टर मुक्तानंद अग्रवाल ने परिवहन विभाग अधिकारी को सेफ्टी टैंक से भिवाड़ी में वातावरण को दूषित होने का हवाला देकर उसकी रोकथाम के निर्देश दिए। वहीं सीईटीपी के सुचारू रूप से संचालन के लिए बीजीपी एनटी सत्येंद्र चौहान को भी निर्देश दिए गए। जिला कलेक्टर ने कंपनियों के बाहर पड़े हानिकारक कचरे को सही स्थान पर डालने के लिए रीको अधिकारी को भी पाबंद किया गया। अंत में कलेक्टर ने डीआईसी जनरल मैनेजर अशोक मथुरिया को तमाम बिंदुओं पर गहनता से फॉलोअप के निर्देश दिए गए। आपकी बैठक का मुख्य एजेंडा पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड से रिलेटेड ज़्यादा था, जिसमें सीईटीपी को कैसे चलाना है, आगे कैसे बढ़ाना है। इसके अलावा हजार्डस वेस्ट की साइट जो है आइडेंटिफाई करनी है और जो ट्रीटेड वाटर है उसका कैसे उपयोग करना है। इस विषय में कलेक्टर साहब ने पॉल्यूशन कंट्रोल बोर्ड, रीको और एसडीएम तिजारा को आवश्यक निर्देश प्रदान किए। क्या मानते कब तक का आश्वासन कलेक्टर साहब ने दिया है? और मीटिंग में कुछ और एजेंडा कुछ निकल के आया सामने? और तो कोई ऐसा कोई एजेंडा नहीं था। बिजली बोर्ड से रिलेटेड था, जिसमें केवीए 132 केवीए का जो जीएसएस बनना है उसके लिए ज़मीन अलॉटमेंट से रिलेटेड था। उसमें
भिवाड़ी के ईएसआई अस्पताल में एक बार मरीज व चिकित्सकों के बीच का तनाव व खींचतानी का मामला सामने आया है, जहां दशरथ नाम का एक पीड़ित बेहद नाजुक स्थिति में उपचार लेने पहुंचा और मरीज के परिजन जल्द से उपचार दिए जाने की गुजारिश करने लगे, मगर लंबी लाइन देखकर कुछ अस्पताल कर्मचारी व मरीज के बीच कहासुनी हो गई और पीड़ित का आरोप है कि मारपीट भी हो गई। कुछ देर बाद मामले की जानकारी पाते ही भिवाड़ी पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों के लोगों को पूछताछ के लिए भिवाड़ी थाना ले आई। इस मामले पर पुलिस से बात की तो उन्होंने कहा कि कोई आपसी छोटा मोटा मामला है जिससे कि जांच अभी जारी है। इतना जरूरी है कि कहीं न कहीं बीमारियों की तेजी बढ़ते देखकर प्रशासन के इंतजाम चाक चौकस नहीं है, जिसका असर यह है कि चिकित्सक व अस्पताल कर्मचारी भी अपना आपा खो रहे हैं। बात हुआ था, कल गया था मैं प्राइवेट हॉस्पिटल में, तो बीपी लो का 3 बोतल पानी चढ़ा दिया उन्होंने, खून जांच कर रहे हैं और आज रात में पूरा रात परेशान था। फिर मैं आया यहाँ पे सुबह में, तो मेरा भाई है गए, बोले कि इसका तबीयत सीरियस है, इसको दवाई देते। ये लोग बोले कि जाके वहाँ से रेफर बनवा के पहले ले, उसके बाद ही कुछ होगा। ये बोले कि एक आध गोली तो दे दो कम से कम, उसका हालत खराब है। बोला तेरे को सुनाई नहीं दे रहा है, जितना कहा जा रहा है उतना ही कर। उसके बाद बोले हम लोग का पैसा नहीं करता है, उस पर धक्का मार के बाहर निकालने लगे। उसके बाद बोले कि किसने निकाला था धक्का? यहाँ एक कंपाउंडर, एक डॉक्टर जो लिखते हैं और गेट जिनको पुलिस अपने अंडर। तो फिर क्या हुआ? ठीक है सर। उसके बाद मेरे भाई को यही अंदर हाथी आने लगे, एक डॉक्टर बोला कि भाई यहाँ कैमरा है, बाहर निकाल के मारो। फिर मेरे भाई को बाहर निकाल के मारने लगे। मैं गया बीच बचा, अपने भाई को पकड़ के बैठ गया कि छोड़ दो, मार देंगे लोग। मेरे को एक लात मारा गेट वाला, यही है। उसके बाद सारे गेट वाले आ गए, मेन गेट वाले सिक्योरिटी वाले खींच के ले गए हम दोनों को। क्या नाम तुम्हारा? दशरथ नाम। दशरथ यादव। कहाँ के रहने वाले? बिहार से। ईएसआई हॉस्पिटल से सूचना मिली कि वहाँ पर पेशेंट और अटेंडेंट के जो पेशेंट का अटेंडेंट है और जो डॉक्टर उनमें आपस में कहासुनी हो रही है। उस पर मौके पर पहुँच के समझाइश की गई। समझाइश के बाद में पेशेंट को एडमिट करवाया गया और मामला डिस्पर्स, ऐसा कोई वो नहीं है कि जिससे कोई दिक्कत हो। डॉक्टर और पेशेंट के साथ मारपीट कुछ हुआ? ना, मारपीट वगैरह ऐसी कोई घटना नहीं है। थोड़ा सा वो था कि पेशेंट को लाया, उन्होंने एडमिट नहीं किया। उन्होंने कहा कि भाई पर्ची बनाइए, तो उस बीच में उस प्रोसेस में कोई 5-7 मिनट का समय लग गया। उस पर वो अग्रेसिव हो गए। पेशेंट अभी एडमिट है और उसका इलाज जारी। आपने वो सिर्फ पूछताछ के लिए लाए हैं उसको, क्योंकि मौके पर वो था, तो उससे एक बार पूछताछ जाए मामला क्या था, बाकी ऐसा कोई वो नहीं है। तो अभी जो डॉक्टर पूरे यहाँ पे आई है, उन्होंने क्या आपको एप्लीकेशन दी, किस तरह से वो? ना, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो जो घटना स्थिति उसके लिए बुलाया था, वो रवाना हो गए और इससे भी बातचीत करके भी पूछताछ के लिए पूछताछ करके रवाना। भिवाड़ी मैन्युफैक्चर एसोसिएशन सभागार में आज एक नए अध्यक्ष ब्रज बिहारी कौशिक ने शपथ ग्रहण की, जिसमें काफ़ी तादाद में उद्योगपति मौजूद रहे। पूर्व अध्यक्ष ओपी अग्रवाल ने अपने कार्यकाल की रूपरेखा बताते हुए वर्तमान अध्यक्ष का माला पहनाकर शुभकामनाएं दी। वहीं कार्यक्रम में आए उद्योगपतियों ने भी कौशिक का स्वागत कर शुभकामनाएं दी। वर्तमान अध्यक्ष कौशिक ने उद्योग हित में काम करने की भी बात कही। मालाखेड़ा थाना अंतर्गत स्थानीय ग्राम माधोगढ़ के समीप कार पलटने से गायत्री परिवार के 5 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए, जिनमें एक महिला भी शामिल है। जानकारी के अनुसार अलवर के विभिन्न क्षेत्रों से आए गायत्री परिवार के 5 सदस्य कार में सवार होकर थानागजी ग्राम तीर्थ यात्रा यज्ञ में शामिल होकर रविवार देर रात अलवर लौट रहे थे। इसी दौरान ओवरटेक करते समय सामने से आ रहे ट्रक की रोशनी के कारण दिखाई नहीं देने पर चालक अपना संतुलन खो बैठा, जिससे कार पलट गई, जिसमें कार में सवार अलवर के आदर्श कॉलोनी निवासी विमला अरोड़ा, कुम्हेर निवासी श्याम सुंदर शर्मा, राजभट्टा निवासी चरण सिंह, स्कीम 3 निवासी ओम प्रकाश और वीर सावरकर निवासी हरि नारायण गंभीर रूप से घायल हो गए। सात दिन की गायत्री परिवार की तरफ से ग्राम तीर्थ यात्रा, जागरण तीर्थ यात्रा थी है, जिसका तीर्थ यात्रा में ये थानागाजी में समापन हुआ था दीप यज्ञ के माध्यम से। और दीप यज्ञ संपन्न करके वहाँ से ये भर्तरी से आगे थोड़ा सा आगे करके वो एक पुलिया के पास अचानक ट्रकों की रोशनी निकल रहे थे,
तो उस रोशनी से कुछ आंखें चौंध गई क्या रहा है, ऐसे कारण से पुलिया से टकरा करके इनकी गाड़ी पुलिया के नीचे गड्ढे में जा गिरी, जिसके कारण से हादसा हुआ। 5 लोग थे इसमें, और वैसे तो ठीक हैं अब तो। 5 ही, ये एक तो विमला अरोड़ा, श्रीमती विमला अरोड़ा थी, एक चरण सिंह जी, एक ओम प्रकाश शर्मा, एक श्याम सुंदर शर्मा जी और एक हरिनारायण अग्रवाल, ये 5 ही थे उसमें। किस तरह लेकर आया था? इनको जब पता लगा कि और सारी गाड़ियाँ आगे निकल गई, एक गाड़ी कहाँ रह गई, तो पता लगा करके ढूंढना पड़ा कि वो गाड़ी कहाँ रह गई। अचानक इतने में ही वो गाड़ी में से एक हमारे श्याम सुंदर जी, उनको थोड़ा होश आया, तो अपने मोबाइल से उन्होंने घंटी की, जिससे आईडी लगा कहीं एक्सीडेंट हुआ है। तो उसके मार्फत हम देखते देखते गए, और जब ढूंढने पे पता लगा कि गाड़ी इनकी खाई में गिरी हुई है। हाँ, 108 नहीं, फिर तो 108 को सूचना तो दे दी, लेकिन अपनी और भी गाड़ियाँ चल रही थी ना, उन्हीं गाड़ियों में इनको बैठा करके ले आए। MIA थाना अंतर्गत स्थानीय इटराना छावनी स्थित क्वार्टर में चाय बनाते समय लगी आग से इटराना छावनी में कार्यरत लांस नायक विनोद कुमार सोनी की 28 वर्षीय पत्नी रेखा सोनी गंभीर रूप से झुलस गई, जिसकी सोमवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। MIA थाने के सहायक उप निरीक्षक ने बताया कि रेखा सोनी रविवार शाम इटराना छावनी स्थित क्वार्टर में चाय बना रही थी। अचानक सिलेंडर की नली लीकेज होने के कारण आग लग गई, जिससे रेखा गंभीर रूप से झुलस गई और उसे उपचार के लिए गंभीर अवस्था में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां सोमवार सुबह उसने दम तोड़ दिया। इसका पोस्टमार्टम करा शव परिजनों के सुपुर्द कर दिया गया है। इतला मिली कि रेखा वाइफ ऑफ विनोद कुमार, मुकेश कुमार, जो जलकर MS में भर्ती हुई थी, जिसकी मृत्यु हो गई, जिस पर MS पहुंचे, जहां पर उसका पति जहर इलाज भर्ती है, जिसने बताया कि अभी मेरी पत्नी कल शाम को 5:30 बजे चाय बना रही थी और गैस अचानक लीकेज होने से जल गई, और मैं जिसको बुझाने में मैं भी जल गया और जिसको MS में भर्ती करवाया, आज उसकी मृत्यु हो गई। वाइफ का नाम है रेखा, वाइफ ऑफ मुकेश कुमार, जाति सोनी, उम्र 28 साल, निवासी बुरानी, जिला भदोई, UP, और वैसे मिलिट्री में लेस नायक है, इटारना में लेस नायक। अलवर शहर के वार्ड नंबर 34 व 39 में व्यवस्थित रूप से राशन वितरण नहीं किए जाने से नाराज बासिंदे सोमवार को कलेक्ट्रेट पहुंचे और SDM को ज्ञापन सौंपा। वार्ड वासियों ने बताया कि वार्ड 34 और 39 में करीब 400 परिवार ऐसे हैं जिन्हें कार्ड पर सही राशन वितरण नहीं किया जाता है। आए दिन नई रुकावटें पैदा की जा रही हैं। करीब 6-7 माह से जनता काफी परेशान है। जिन परिवार कार्ड में NOC आदि जारी होनी है या नया नाम जुड़वाना है, उन पर भी पाबंदी लगाई हुई है। ऐसे में राशन नहीं मिलने से जनता परेशान है, जिसके लिए उचित कार्यवाही के लिए SDM को ज्ञापन सौंपा गया है। हमारा खुद का ई-मित्र है, तो वहाँ काफ़ी राशन कार्ड अटके हुए हैं, जो संशोधन वाले भी हैं और न्यू भी हैं, और जिनकी NOC भी लेनी है, तो उसके संदर्भ में हम APL या BPL? BPL हर तरह के राशन कार्ड हैं, अंत्योदय भी हैं सारे, और जो कि बहुत ज़्यादा विलम्ब किया जा रहा है, और उसके लिए हम अतिरिक्त कलेक्टर प्रथम इनसे मिले, उसके बाद हम DSO साहब से मिले, दलित चंद जी, और उनको अपनी शिकायत बताई। इससे पूर्व भी मैं काफ़ी चक्कर लगा चुका हूँ। ये जनता जो हमारे साथ आई है वार्ड नंबर 34 और 39 से है, और इनके काफ़ी राशन कार्ड रखे हुए हैं, जिससे कि इनके काफ़ी ज़रूरी काम जो ख़राब हो रहे हैं। वजह क्या बताइए? वजह इन्होंने ये बताई, सिग्नेचर कोई डिजिटल सिग्नेचर नहीं थे, वो अब मंगाएँ, और इन्होंने आश्वासन दिया है 2-3 दिन में पूरा करने का आश्वासन दिया है हमको, तो इस वजह से हम मिल करते हैं। बड़ी समस्या हो रही है, क्योंकि आजकल हर चीज़ में राशन कार्ड लगता है, तो उसके ना होने से और पास ना करने से बड़ी समस्या हो रही है। और ये भी है कि वो हमेशा और उस पूरी टीम को जो उसमें राशन कार्ड और आधार कार्ड को लिंक करने का उसमें लगाया हुआ था, इस वजह से भी विलम्ब हो रहा था। रिक्वेस्ट की हमने DSO साहब से कि ये किए जाएँ, लोगों को बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत है राशन कार्ड की, उसके लिए हमने बहुत रिक्वेस्ट की। उन्हें राशन नहीं मिलेगा, जबरन उनका सामान लेना ही पड़ेगा, चाहे पैसे ना हो तो किसी से कर्जा करके ले आओ। गरीब आदमी पैसा नहीं है राशन के लिए, तो मुश्किल से आता है। अब उनके लिए चाय की पत्ती और मिर्च और हल्दी और फल सारी चीज़ कैसे खरीदें, और वो भी सौदा ऐसा मिलता है कि सब्जी में हल्दी गिर दे तो रंग ही रंगे और कुछ नहीं।
मजबूर करते हैं। मजबूर करते हैं। सही भी नहीं सामान। सामान भी सही नहीं है और मजबूर करते हैं। जब लेडीजों से बदतमीज पड़े से बात करते हैं। छोटे बच्चे जाते हैं लेने के लिए तो उनको मतलब कुअरता से बात करते हैं कि उनको राशन कार्ड राशन देने के लिए बहुत मजबूर कर देते हैं कि आपको नहीं है जाओ, और हमको ये पता चलता है बाद में कि ये पीछे ब्लैक से बेच देते हैं। राशन कार्ड नहीं लेके आओ और नए राशन कार्ड नहीं लेके आओ तब इस पे नहीं देंगे हम पुराने राशन कार्ड। डीएसओ साहब ने बताया था कोई नियम नहीं, और उन्होंने कहा कि डीएसओ साहब ने कहा कि इसका कोई नियम नहीं है, आप जैसे भी राशन कार्ड उससे ले आए। ये 39 वार्ड और 40 वार्ड। कोई सामान खरीदने के लिए बाध्य नहीं कर सकता। SFI द्वारा शहीद भगत सिंह के जन्मदिन के अवसर पर कला महाविद्यालय में सोमवार को विचार गोष्ठी का आयोजन किया गया। SFI के जिला अध्यक्ष पंकज सावरिया ने बताया कि भगत सिंह ने जब आजादी के लिए लड़ाई की तो उस समय भी विद्यार्थियों ने भगत सिंह का सहयोग किया। गोष्ठी में वक्ताओं ने शहीद भगत सिंह के तरह से देश से प्रेम करने और उनके बताए मार्ग पर चलने का आह्वान किया। शहीद आजम भगत सिंह के 108वीं जन्म शती दिवस पर ये प्रोग्राम आयोजन किया जा रहा है, जिसमें ख़ास तौर से शहीद आजम भगत सिंह की जयंती मनाई जाएगी। और हम बताना चाहते हैं विद्यार्थियों के बीच में कि शहीद आजम भगत सिंह का विद्यार्थियों के बीच में बहुत ही अच्छा काम था। उस दौर में जब आज़ादी की लड़ाई लड़ी जा रही थी उस समय विद्यार्थियों ने भी स्वतंत्रता संग्राम में बढ़ चढ़ करके भाग लिया था। उसी तरह से आज के दौर में भी ज़रूरत पड़ती है कि विद्यार्थियों को जिस तरीके से विद्यार्थियों के खिलाफ सरकारें आज़ाद देश के बाद भी लगातार विद्यार्थियों के खिलाफ गलत नीतियाँ बनाई रही है और शिक्षा को जिस तरह से निजीकरण करके दूसरे हाथों में बेचा जा रहा है, उससे गरीब आम आदमी का विद्यार्थी शिक्षा से वंचित हो रहा है। ये आज के दौर में विद्यार्थियों की प्रमुख सबसे बड़ी समस्या है, जिसके खिलाफ हमें शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर चलने की आवश्यकता है और भगत सिंह के नारे के अनुसार शिक्षा के निजीकरण बंद करना चाहिए, जिससे आज के दौर में लड़ाई SFI के माध्यम से SFI विद्यार्थी संगठन जो शहीद आजम भगत सिंह के विचारों पर चलता है उनकी विरासत को बनाए रखता है और उन्हीं के कदमों पर चलने वाला विद्यार्थी संगठन है। इसलिए हम विद्यार्थियों से आह्वान करते हैं मौजूदा दौर में जिस तरीके से सरकारें विद्यार्थियों के खिलाफ गलत नीतियाँ बना रही हैं उनके खिलाफ लामबंद होकर के ऐसी सरकारों को। जैन समाज के 10 लक्षण पर सोमवार को क्षमावाणी के साथ संपन्न हुए। समापन अवसर पर नियाजी मंदिर सहित अनेक जैन मंदिरों में धार्मिक कार्यक्रम हुए। चक्रवर्ती बरदरा गोविंद सौभाग्यदायी जिनेन्द्र का तीर्थरों के पंथ कल्याण बौद्ध में सदा गुरु को जाऊं विद्यमान तीर्थंकर सिद्ध प्रभु के गुण गाऊं। निज में पाने को श्री देव शास्त्र गुरु को जाऊं विद्यमान श्री तीर्थंकर सिद्ध प्रभु जी के गुण गाऊं। ओम इन श्री देवशास्त्र गुरु समुश्री विद्वान बीस तीर्थंकर समूह श्री अंतर परमेश्वर पुष्पम समाप्ति। आज यहाँ 6 बजे भगवान के पंचामृत अभिषेक होंगे और उसके बाद पंचामृत अभिषेक के बाद जो त्यागी व्रती हैं जिन्होंने 10 दिवसीय व्रत रखे हैं इस 10 लक्षण पर्व में 5 दिवसीय व्रत रखे हैं या 3 दिवसीय जो व्रत रखे हैं उनका सम्मान किया जाएगा और उसके बाद क्षमावाणी का यहाँ कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। इस मंदिर में यह हलवाईपाड़ा मंदिर में अलवर के सभी जैन दिगंबर जो समाज है वो यहाँ सब जुड़ता है और सामूहिक रूप से क्षमावाणी का पर्व यहाँ पर मनाता है। क्षमावाणी क्या है? ये क्षमावाणी जैन समाज का एक ऐसा त्यौहार है
कि सबको क्षमा और सबसे क्षमा साल भर में एक बार मांगे। आदमी की जीवन में जाने अनजाने में अनेक गलतियां हो जाती हैं, अपने वचन से, काया से, वाणी से किसी की भावना को यदि ठेस पहुँचे तो जैन धर्म में एक ऐसा ये त्यौहार है कि इस अवसर पर अपने जाने अनजाने में जो भी गलती हुई है सबसे क्षमा मांगे। छोटे बड़ों को पैर छूकर चरणों में ढोक देकर क्षमा प्रार्थी करते हैं और ये ऐसा पर्व है कि बड़े भी यहाँ छोटे से क्षमा याचन करते हैं इस पर्व पर। और इसका एक जैन जो समाज है, दिगंबर हो चाहे श्वेतांबर हो, उसमें क्षमा वाणी पर्व का एक विशेष महत्व है। ये साल में एक बार मनाया जाता है। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। बाकी खबरों के लिए जल्द हाजिर होते हैं, आप बने रहिए हमारे साथ। अब घर पाना हुआ और भी आसान। रास के साथ ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। यातायात विभाग ने जिला परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वाधान में सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया। वहीं पहले से ही व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। यातायात विभाग और जिला परिवहन विभाग के संयुक्त तत्वावधान में सोमवार को सड़क सुरक्षा सप्ताह का शुभारंभ किया गया। वहीं पहले ही दिन व्यवस्था की पोल खुलती नजर आई। एक और जहां एसएमडी सर्कल पर बड़ी संख्या में परिवहन और यातायात विभाग के अधिकारी चालानी कार्यवाही करने में लगे थे, वहीं दोनों ही विभागों के पास यातायात नियमों की जानकारी देने के लिए ना तो पैम्फलेट थे और ना ही सोमवार को चौराहों पर लाल बत्ती और हरी बत्ती जलती मिली। विभाग के अधिकारी कार्यवाही को नियमित रखने की बात करते हैं, किंतु सड़क सुरक्षा सप्ताह के 7 दिनों में ही वो प्रभावी रूप से कार्यवाही करने में संभवतः असफल रहते हैं। यातायात प्रभारी हरि सिंह का कहना था कि ये कार्यवाही अब निरंतर जारी रहेगी, जिसके लिए पूर्ण रूप से प्रयास शुरू कर दिए गए हैं। वहीं परिवहन विभाग के साथ मिलकर लोगों को यातायात नियमों की जानकारी दी जा रही है। ये सड़क सुरक्षा सप्ताह चल रहा है जो 28 से लेकर 2 अक्टूबर तक चलेगा। इसमें हमने शुरुआत एसएमडी चौराहे से की है, जिसमें हमने बगैर हेलमेट, सीट बेल्ट, 2 बिना अलमारी और 3 सवारी वगैरह की सवारियों को लगने को चालान भी कर रहे हैं और इनकी समझाइश भी की जा रही है कि ये लगातार कंटिन्यू रहेगा। ये सप्ताह तो 1 दिन का 7 दिन का चलेगा, लेकिन ये लगातार इसका हम आगे तक इसका परसू करते रहेंगे। नहीं बिल्कुल अब हमने आपके माध्यम से, टीवी चैनल के माध्यम से, अखबार के माध्यम से कई बार अलवर की जनता को अपील भी की है कि भाई अपने सीट बेल्ट, हेलमेट आपकी सुरक्षा है। लेकिन यहाँ जनता को समझाइश करने के बाद में, और 5 दिन से लगातार मैं समझाइश कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ की जनता ने थोड़ा भी इस पर और गौर नहीं दिया है। जब तक इनके चालान वगैरह नहीं कटेंगे, अब भी इनकी समझाइश भी कर रहे हैं, चालान भी कर रहे हैं, जो हमने अभी यहाँ से अभियान चालू किया है। हर बार सड़क सुरक्षा सप्ताह में पहले दिन फूल वगैरह दिए जाते हैं, अहिंसा वाली तरीके से बात की जाती है। अब की बार थोड़ा सा कड़ा रुख अपनाया गया है, किस कारण से? नहीं कड़ा रुख नहीं, ये परिवहन हमारे जो DTO से परिवहन विभाग की तरफ से ये सड़क सुरक्षा सप्ताह है, जो कंबाइंड है पुलिस का और परिवहन विभाग का। DTO साहब हमारे साथ यहीं पर हैं और आज ही इन्होंने इसको चालू किया है। अब इसको हम आज दोपहर बाद भी सुचारू रूप से, जो आप कह रहे हैं, इस चीज़ को भी लागू करेंगे।
हाँ, ट्रैफिक लाइट के लिए मैंने 10-5 दिन कंटिन्यू सही रही थी, लेकिन सेक्रेटरी साहब को लेटर बार बार लिख दिया। ईएन साहब से हमारी बार बार बात हो रही है, शायद आज कर्मचारी जयपुर से आ जाएं ठीक करने के लिए, उनसे मेरी कल बात हुई थी। जिला परिवहन अधिकारी से जब ये पूछा गया कि चौराहों पर लगाई गई महत्वपूर्ण लाइटें बंद क्यों हैं, तो उन्होंने इस सवाल से पल्ला झाड़ते हुए कहा कि इसका जवाब नगर विकास न्यास के अधिकारी देंगे। उनका फोकस केवल सड़क सुरक्षा सप्ताह पर है, जिसका वे 2 अक्टूबर को समापन करेंगे। राज्य स्तर पर इस अभियान को बहुत ही शिद्दत से लिया गया है। सड़क दुर्घटनाओं को मद्देनजर रखते हुए सभी वाहन चालकों से अपेक्षा की जाती है कि वो सड़क नियमों का पालन करें। जो बहुत ही मुख्य इसके अवयव हैं, उनमें मैं आपसे निवेदन करूं कि बिना हेलमेट के, बिना सीट बेल्ट के वाहन चलाना, शराब पी करके वाहन चलाना, ओवर क्राउडिंग करके वाहन चलाना, ओवरलोडिंग करके वाहन चलाना, इन सारे ऑफेंस हैं जिनके कारण से सड़क दुर्घटनाएं कारित होती हैं। उनकी रोकथाम के लिए राज्य सरकार ने ये 4-5 दिवसीय अभियान चलाया है और इसका समापन 2 अक्टूबर को गांधी जयंती के दिन हर ग्राम पंचायत पर सड़क सुरक्षा की पहुंच बना करके इसको संपन्न किया जाएगा। पहली बार देखने को मिला है ये लाइटें बंद हैं और पंपलेट्स वगैरह नहीं है किसी के पास। नहीं, ये जागरूकता का जो प्रश्न है वो तो अखबारों के माध्यम से और मीडिया के माध्यम से पहले ही सभी लोगों को संसूचित कर दिया गया था। अभी तो इसमें सिर्फ कार्रवाई का ही मुख्य ध्येय रहेगा और कार्रवाई ही संपादित की जाएगी। तो नियमित रूप से जलनी चाहिए लाइटें, इसके लिए क्या प्रयास किए जाएंगे? ये प्रश्न आप यहाँ जो अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट और जो दूसरी अथॉरिटीज़ हैं उनसे संबंधित है। मैं इस बारे में आपके द्वारा कुछ कहा गया उनको? जब भी मीटिंग्स होती हैं, जब भी अभी थोड़े दिन पहले ही ट्रैफिक मैनेजमेंट कमेटी की बैठक थी, इसमें इस मुद्दे को बहुत अहम तौर पे उठाया गया था। और एक बार आपको ध्यान में लाऊं कि ये सारी लाइटें संचालित होगी, लेकिन शुद्ध रूप से ये टेक्निकल इश्यू है और इसको अर्बन इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट UIT देखते हैं। क्या शुभ नाम है सर? मेरा नाम RC यादव और मैं प्रादेशिक परिवहन अधिकारी के पद पर कार्यरत। वहीं इसी दौरान कार में सवार एक महिला बिना सीट बेल्ट बांधे SMD सर्किल से गुजर रही थी, जिसे पुलिस ने हाथ देकर रोका, लेकिन बार बार कहने के बावजूद भी महिला गाड़ी से बाहर नहीं उतरी, साथ ही इधर उधर फोन करने लगी। इस दौरान बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ मौके पर जमा हो गई, लेकिन महिला यातायात कर्मी द्वारा भी बार बार कहने पर महिला कार से नीचे नहीं उतरी। काफी देर बाद महिला के पति के आने के बाद महिला के पति ने नियमों का हवाला देते हुए चालान कटवाने की बात कही। साथ ही DTO विजयवीर सिंह यादव की किसी से फोन पर बात कराई, जिसके बाद कागजी कार्यवाही के बाद महिला को कार सहित जाने दिया गया। वहीं इस संबंध में जब DTO विजयवीर सिंह से पूछा गया कि 2 तरफा कार्यवाही का क्या मतलब है, एक और जहां लोगों के वाहन जब्त कर चालान किए जा रहे हैं, वहीं एक महिला के फोन पर बात कराने के बाद उसका चालान काटकर उसे गाड़ी सहित जाने दिया गया, जिस पर DTO का कहना था कि महिला को 7 दिन का समय दिया गया है। यदि वो दस्तावेज कार्यालय में दिखाती है, नहीं तो उसे 7 दिन बाद महिला के खिलाफ न्यायिक कार्यवाही की जाएगी। बताओ साहब को बताओ। चालान सीट बेल्ट का बोलो भाई। हाँ, तो क्या मंगवा देती है? हाँ जी, हाँ, सीट बेल्ट नहीं है आपके पास, चालान कटेगा आपको। आ जाओ उधर, सीट बेल्ट नहीं है आपके पास जी? तो बड़ा दिखाई देगा ना। अच्छा, आगे भी है तो यहाँ से हमारा चल रहा है, कंटिन्यू हो गया। पहले आप बाहर आइए, मोबाइल से बात कर रहे हो, सीट बेल्ट भी लगा रखी है, बाहर निकलो। छोड़ो चाबी छोड़ो। बोलो भाई, फोटो दो भाई। चाबी दे दो। तो आप बाहर भी तो आ जाओ। लाइसेंस गाड़ी चल रही है।
क्या हाँ मुझे बताइए क्या तकलीफ आप लोग पहले मुझे एक बात बताएं मैम, साल भर तो आप लोग कुछ करते नहीं हैं, एक दिन में ही सारा तमाशा कर देते हैं ये लोग यार। डेली करो ना। अब कहाँ है पेपर में? हमने तो नहीं पढ़ा पेपर अब तक। ये क्या मतलब डेली आप लोग डेली करिए ना जो करना है। भिखारी का है। ये गाड़ी से बाहर निकली है, आप लोग गलत बात कर रहे हैं। आप मैडम को बुलाइए। हाँ अंकल मैं खुद ही से बात कर रहा हूँ। जब पीछे बात है अभी दिखाइए। हाँ मनोज भाई ये विधायक अभी विधायक से बस मोटरसाइकिल छूटी है, फोटो ले लिया मैंने है ना। समझाइश भी कर रहे हैं, कार्रवाई भी कर रहे हैं और प्रिंट मीडिया के माध्यम से भी पिछले 3 दिनों से लगातार इस तरह की सूचनाएँ दी जा रही है कि भाई रोड सड़क सुरक्षा सप्ताह बनाया जाएगा। इसमें जो बिना सीट बेल्ट के मोबाइल का प्रयोग करते हैं वाहन चलाते पाए जाते हैं या बिना हेलमेट के मोबाइल का प्रयोग कर रहे हैं वाहन का, उनके विरुद्ध कार्रवाई की जा रही है और साथ ही समझाइश भी की जाती है। अभी किस तरह की कार्रवाई रही जिस तरह अभी वाहन पकड़ा है? अभी जो उनके चालान भी बनाए गए हैं और उनको प्रशमन राशि भी मौके पर वसूल की गई है। एक अभी महिला बिना सीट बेल्ट लगाए अपनी कार को लेके जा रही थी, उनको भी प्रोसीडिंग में लेके और चालान बनाया गया। उनको 7 दिन का टाइम दिया गया कि वो कार्यालय में लाके। नहीं समान रूप से कार्रवाई नहीं की गई, कहीं तो आप जब्त कर रहे हो, कहीं एक महिला को 7 दिन का समय। नहीं जब्त को कोई वाहन किया ही नहीं है। तो उसका चालान भी तो उन्होंने काटा लेकिन उसका भरा नहीं है अभी उन्होंने। नहीं चालान बना दिया गया है, तो आप देख लें चालान बनाया गया, 7 दिन का टाइम दिया। जब्त कोई वाहन किया ही नहीं है, जब्त चालान बनाए हैं, जब्त कोई वाहन नहीं किया गया। तो अभी क्या प्रोसीडिंग रहेगी, कैसे उनसे संपर्क किया जाएगा? इस तरह का इनको अगर ये 7 दिन के अंदर कार्यालय में अपने कागजात प्रस्तुत नहीं करती हैं तो इनको न्यायालय में इस तरह से इनके खिलाफ पेश किया जाएगा। अलवर शहर के वार्ड नंबर 41 के 60 फीट रोड के पास NEB में गंदगी का आलम बना है। वहीं गंदगी के चलते क्षेत्र में मौसमी बीमारी भी फैलने का डर बना हुआ है। मक्खी मच्छर अधिक पनपने लगे हैं। कॉलोनी वासियों का कहना है कि हमारे यहाँ पर कभी भी सफाई नहीं होती। कई बार पार्षद से शिकायत की लेकिन समस्या का समाधान नहीं निकला। गंदगी के चलते उनका जीना दुश्वार बना हुआ है। वार्ड नंबर 41 है और 6 फीट ये पूरा 160 फीट रोड NEB का है। यहाँ पे बिल्कुल भी सफाई नहीं होती है फर्स्टली तो, और सेकेंडली यहाँ पर इतना कूड़ा है, नाली से निकाल के गए बट अभी तक उनको बोला कई बार फिर भी उन्होंने अब तक उसको नहीं हटाया। इससे डेंगू की बहुत ज़्यादा समस्या होती है। मेरे खुद के घर में ही 2 लोग डेंगू में बीमार हो चुके हैं और अभी तक उनका ट्रीटमेंट चल रहा है। कितना दिन से सफाई की व्यवस्था बनी हुई है ये? सर ये तो स्टार्टिंग से ही है, मतलब कभी हुई ही नहीं है, ऐसा लगा के चलिए। पार्षद वगैरह से मिले हो आप, क्या बोलते हैं? पार्षद जी से मिले थे बट उन्होंने बस ये नाली का सफाई करवाया बट उसको अब तक उठवाया नहीं है। उसके बाद सफाई यानी झाड़ू वगैरह तो यहाँ पे कभी होता ही नहीं। ये 41 वार्ड है और यहाँ पर कभी सफाई नहीं होती है। यहाँ इतनी गंदगी फैली पड़ी है। यहाँ नाली में से कचरा तो निकाल गए लेकिन वो कूड़ा लेकर ही नहीं गए, ना ही डस्टबिन है यहाँ पर। कब से समस्या बनी हुई है? यहाँ पे तो हमेशा ही समस्या बनी रहती है, कभी से सफाई नहीं होती। पार्षद वगैरह से मिले हो आप? हाँ बोलकर आते हैं उन लोगों को भी कई बार लेकिन ध्यान ही नहीं देते हैं। कोई ध्यान नहीं देते? नहीं, शिकायत के लिए कई बार वहाँ गए लेकिन वहाँ पे भी किसी ने ध्यान नहीं दिया। ज़्यादा समस्या नहीं है, कचरा उठाइए, बाकी जो डाल के गए उसको उठा के ले जाइए, एक डस्टबिन लगवा दीजिए क्योंकि हमको खुद से पैसे दे के कचरा उठवाना पड़ता है, झाड़ू निकलवानी पड़ती है जेब से पैसे दे के। बाकी ये पार्षद का काम है, ये पार्षद जी करें, ठीक है। तो कहीं से उठाती है, 15 दिन में आती है, 15 दिन नहीं आती है, पूरा कचरा पड़ा रहता है। शुगर आके यहाँ पे लगते हैं, बीमारी फैलती है, मच्छर हो रखे हैं और 8 दिन से 3 बार शिकायत करके आगे बाकी वो कचरा उठाने अभी तक आए। वहीं स्थानीय पार्षद कपिल राज का कहना है कि उन्होंने नगर परिषद में काफी बार कचरा उठाने और सफाई के लिए कहा लेकिन वो उसकी भी सुनवाई नहीं करते। वहीं क्षेत्र में कचरा उठाने के लिए एक ही ट्रैक्टर है जो 7-8 दिन में एक बार वार्ड में आता है। ऐसे में शिकायत वाजिब है लेकिन सफाई के लिए ठोस कदम उठाया जाएगा। पब्लिक की समस्या जायज़ है, ना तो कचरा उठ पा रहा है ना नालियों की सफाई हो पा रही है। इसका एकमात्र कारण सिर्फ इतना सा है कि नगर परिषद जो ठेकेदार हैं उनके पास 5-6 वार्डों में एक ही ट्रैक्टर है कचरा उठाने के लिए।
जो कि नियमित रूप से सभी वार्डों में कचरा नहीं उठा पाता। मैं खुद अगर पार्षद पद पर हूँ, अगर मैं कोई कंप्लेंट करता हूँ तो उसका निराकरण 15-20 दिन के बाद होता है, एक कचरे का निराकरण। और मैं ये पूछना चाहता हूँ चेयरमैन साहब से, सभापति महोदय साहब से, कि क्या ये संभव है कि एक ट्रैक्टर 6 वार्डों को कंप्लीट कर सकता है कचरा उठाने के मामले में? आप क्यों नहीं देते उनको और ट्रैक्टर की सुविधा और मुहैया क्यों नहीं कराते? जहाँ तक सफाई की बात है, आज कर्मचारी 8 कर्मचारी भेज देते हैं काम करने के लिए, यहाँ बीड़ी पीने लग जाते हैं, चाय पीने लग जाते हैं, काम करने का कोई सरोकार नहीं है। एक सुपरवाइज़र 6 वार्डों में लग रहा है, एक इंस्पेक्टर 10 वार्डों में लग रहा है। मैं पूछता हूँ कि अगर एक सुपरवाइज़र हम एक पार्षद को भी नहीं दे सकते तो नगर परिषद बनाने का मतलब ही क्या है? आज नगर परिषद मीटिंग चल रही है सफाई की। मैं कहता हूँ पहले सफाई नगर परिषद की खुद की हो, अंदर की हो, शहर की तो बाद में कर पाएंगे। आज शहर नगर परिषद खुद नियमों को ताक पर धर रखा है। कागजों में तो ये दे रखा है कि एक पार्षद को 2 सुपरवाइज़र मिलेंगे, लेकिन आलम दूसरा है, 10 वार्ड में एक सुपरवाइज़र है, बेचारा सुपरवाइज़र भी क्या करेगा? इसलिए मैं चेयरमैन साहब से निवेदन करूंगा कि अगर आप हमारी बात सुन रहे हो आपके माध्यम से, तो यहाँ पे सुपरवाइज़र की प्रॉपर व्यवस्था की जाए। और जो एक ट्रैक्टर आपने गंदगी उठाने के लिए भेजा हुआ है ठेकेदारों को, तो निवेदन करूंगा कम से कम एक ट्रैक्टर, हमारा एक वार्ड पूरा विधानसभा क्षेत्र है, 20,000 लोग रहते हैं, 9,000 वोटर हैं, एक ट्रैक्टर से पार नहीं पड़ेगी। 6 वार्डों में एक ट्रैक्टर लगाओगे आप हमें सेपरेट एक ट्रैक्टर दीजिए और नाली की सफाई कराइए ढंग से। मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से प्रतापबंद स्थित सैयद सहन अली बाबा की दरगाह पर ईद मिलन समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें सभी मुस्लिम समुदाय के लोगों ने एकत्र होकर बाबा से देश में अमन चैन की दुआ मांगी। इसके बाद सभी ने एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी। वहीं बाबा के यहाँ न्याज भी दी गई। इसके साथ ही बाद में प्रसाद सभी को वितरित किया गया। इस्लाम में 2 त्यौहार आते हैं कि ईद उल फित्र है, ईद उल अज़हा है। रमज़ान के बाद में जो है ईद उल फित्र आती है, और ये जो है ज़िल-हिज्जा में जो आखिरी महीना है इस्लामी महीनों में, इसके 10 तारीख को ज़िल-हिज्जा में ईद उल अज़हा आती है। ये क़ुरबानी का महीना है और इसमें लोग क़ुरबानियाँ करते हैं। ख़ास तौर से आज का जो प्रोग्राम रखा गया है वो सिर्फ़ जो है ईद मिलन के लिए, कि हम आपस में इत्तेफाक और इत्तेहाद पैदा हो जाए, आपस में यकसुई पैदा हो जाए। अल्लाह के नबी ने जिस तरीके से ज़िंदगी गुजारने के लिए हमें बतलाया है उसको किस तरीके से गुजारने बन जाए, एक दूसरे से किस तरह मोहब्बत करने वाले बन जाएं, भाई का भाई पे क्या हक़ है, पड़ोसी का क्या हक़ है और गैर का क्या हक़ है, अपना क्या हक़ है, सारे हक़ों को पहचानने वाले बन जाएँ। इसीलिए जो है आज का प्रोग्राम रखा गया है। और ये आज ईद के 3रा दिन भी है और ये आज समाप्त हो रहा है, इसलिए इस प्रोग्राम को रखा गया है। वेलफेयर सोसाइटी अलवर की तरफ से आज हमने प्रतापबंद सैयद बाबा मज़ार एहसान अली बाबा की सैयद एहसान अली बाबा की प्रतापबंद वाली मज़ार पर एक छोटा सा प्रोग्राम हमने रखा था ईद मिलन समारोह का। इसमें आज सब भाई लोग इकट्ठा हुए हैं, मुस्लिम वेलफेयर सोसाइटी की ओर से ही जारी था ये। हम सब लोग आज यहाँ इकट्ठा हुए हैं और ईद मिलन समारोह में हम लोग आपस में गले मिले, एक दूसरे को ईद की मुबारकबाद दी, बधाइयाँ दी हैं, देश की अमन चैन के लिए दुआएं मांगी हैं, और एक दूसरे के जो हमारे हकूक़ हैं, पड़ोसी के क्या हैं, एक मुसलमान का मुसलमान के प्रति क्या है और पूरे शहर वासियों के प्रति क्या है, जो भी अपने पड़ोसी भाई हैं, जितने भी भाई पड़ोसी हैं हमारे, जितने भी और भी भाई हैं वो भी हमारे यहाँ आए हुए हैं, मुस्लिम भाइयों के अलावा भी, उन लोगों भी हमें मुबारकबाद दी है और एक साथ हम लोगों ने इस त्यौहार को मनाया है और आगे भी हम इस त्यौहार को बढ़ाते ही रहेंगे। मोहम्मद शब्बीर, वेलफेयर सोसाइटी में। गांधी जयंती के उपलक्ष्य में नगर परिषद के सभाकक्ष में सोमवार को स्वच्छ भारत व स्वस्थ भारत अभियान के तहत स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने की तैयारी को लेकर बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में आयुक्त सुनीता पंकज, नगर परिषद सभापति अशोक खन्ना, उप सभापति शशि तिवारी, समाजसेवी संस्था के जेसी मित्तल और वार्ड पार्षद मौजूद रहे। जितेंद्र सिंह नरोका ने बताया कि नगर परिषद सभाकक्ष में आयोजित इस बैठक में गांधी जयंती के अवसर पर होने वाले स्वच्छता पखवाड़े को लेकर विचार किया गया और सफाई को लेकर आगे की रणनीति तय की गई। आज नगर परिषद सभागार में
गांधी जयंती के अवसर पर एक स्वच्छता सप्ताह और स्वच्छता पखवाड़ा मनाए जाने के संबंध में इस बैठक का आयोजन किया गया है। इस बैठक में सभी पार्षदगण, स्वयंसेवी संस्थाओं के प्रतिनिधि और विशेष रूप से स्वच्छता के क्षेत्र में जो संस्थाएं काम कर रही हैं उनके प्रतिनिधियों को आमंत्रित किया गया है। इसमें सफाई अभियान के तहत अलवर शहर को कई सेक्टरों में बांटा गया है, जिसमें प्रतिदिन सफाई अभियान चलाया जाएगा और साथ ही लोगों को स्वच्छता के प्रति जागरूक करने के संबंध में भी क्या कार्रवाई की जा सकती है, इसके विषय में विचार विमर्श चल रहा है। इसी प्रकार उच्च तकनीकी एवं संस्कृत शिक्षा विभाग के अंतर्गत जो कार्रवाई होती है, आपने देखा होगा पिछले महीने मंगलवार को हमने एक आयोजन किया था, सामुदायिक स्थल पे बस स्टैंड पे एक सफाई अभियान चलाया था। तो मत्स्य यूनिवर्सिटी और कॉलेजेस की भी इसमें भागीदारी हो सके, इसके लिए हमें बुलाया गया है। हम लोग भी इसमें शामिल होने की कोशिश करेंगे कि गांधी जयंती के अवसर पर जिस प्रकार पिछले वर्ष हम सभी लोगों ने अपने कार्यालय परिसरों की स्वच्छता अभियान चलाया था, उसी प्रकार जो यहाँ के कॉलेजेस हैं, सरकारी हों चाहे प्राइवेट, वो अपने परिसर की तो सफाई करें ही, साथ ही जो आसपास का एरिया है उसकी स्वच्छता में भी योगदान दें। साथ ही शहर के जो भी सामुदायिक स्थल हैं जिनका उपयोग सभी लोग करते हैं, उसमें अधिक से अधिक भागीदारी निभाएं। इसमें कॉलेज के विद्यार्थी, शैक्षणिक और गैर शैक्षणिक स्टाफ, साथ ही NCC, NSS, स्काउट गाइड आदि की भी भागीदारी सुनिश्चित की जाए। इस संबंध में चर्चा की जाए। फिलहाल वक्त हो चला है छोटे से ब्रेक का। अब घर पाना हुआ और भी आसान। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। गत वर्ष की तरह इस वर्ष भी स्वाइन फ्लू रोग से मुकाबला करने के लिए सामान्य चिकित्सालय की ओर से प्रभावी तैयारी शुरू कर दी है, जिसे देखते हुए सोमवार को नए ICU वार्ड को शुरू किया गया। वहीं पुराने ICU वार्ड को स्वाइन फ्लू वार्ड बना दिया गया है। प्रमुख चिकित्सा अधिकारी भगवान सहाय ने बताया कि फिलहाल सामान्य चिकित्सालय में स्वाइन फ्लू का कोई मरीज नहीं है, किंतु आने वाली संभावनाओं से इनकार नहीं किया जा सकता, जिसे देखते हुए नए ICU वार्ड को सुचारू कर दिया गया है। वहीं पुराने ICU वार्ड में स्वाइन फ्लू के मरीजों के भर्ती करने के लिए व्यवस्था की गई है। साथ ही सामान्य चिकित्सालय में टैमी फ्लू की दवाएं भी उपलब्ध हैं, जिससे आने वाले समय में रोगी को पूर्ण रूप से उपचार उपलब्ध कराया जाएगा। फिलहाल स्वाइन फ्लू का भी कोई केस डिटेक्ट नहीं हुआ है सामान्य चिकित्सालय अलवर में, ना आसपास से कहीं ऐसी कोई स्थिति पैदा हुई है स्वाइन फ्लू से चिंता करने की। सामान्य चिकित्सालय अलवर में स्वाइन फ्लू के मरीजों के इलाज के लिए फ्लोटिंग वार्ड में व्यवस्था की गई है। सेपरेट वार्ड के लिए जो हमने कुछ बेड्स निर्धारित किए हैं। उसके अलावा जो गंभीर मरीज होंगे उनको जो ओल्ड ICU थी उसमें भर्ती करके इलाज किया जाएगा। उसमें वेंटिलेटर्स की सुविधा है और स्वाइन फ्लू के लिए हमारे पास सफिशिएंट मात्रा के अंदर VTM है। कलेक्शन करने के लिए, सैंपल कलेक्शन के लिए किट उपलब्ध हैं। सेपरेट रूम हमने तैयार किया हुआ है स्वाइन फ्लू सैंपल कलेक्शन के लिए, और स्वाइन फ्लू OPD के लिए अलग से एक रूम हमने चिन्हित किया हुआ है। फिलहाल कुल मिला के ये है कि जिले में ऐसी कोई गंभीर स्थिति नहीं है स्वाइन फ्लू की जिससे अभी चिंता की जाए, पर हाँ आगे के लिए जब भी ऐसी कोई बात आती है तो उसके लिए हम तैयार हैं। हाँ, वर्तमान ये जो नई ICU का निर्माण चल रहा था तैयार हो गई, और पिछली RMRS की मीटिंग में निर्देश थे कि ये जो पुरानी ICU को नई ICU में शिफ्ट किया जाए और उसको तुरंत चालू किया जाए, इसलिए उसको शिफ्ट करवा के जो नई ICU चालू कर दी है। उसमें नहीं, वो उसमें RMRS की मीटिंग में कलेक्टर साहब ने और MLA साहब ने निर्देश दिए थे। उस दिन निरीक्षण किया था मीटिंग के बाद में, और उन्होंने निर्देश दिए थे कि तुरंत ही जो शिफ्ट करके चालू कर दिया जाए। तो इसमें ऐसी कोई उद्घाटन जैसी कोई बात नहीं है। हाँ, स्वाइन फ्लू है तो टेमोफ्लो है ना, हमारे पास सफिशिएंट मात्रा में उपलब्ध है, अभी फ़िलहाल कोई कमी नहीं है।
डाइट परिसर में सोमवार को सकारात्मक सोच विचार के लिए 1 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर लगाया गया, जहां अलवर के 4 ब्लॉक के संस्था प्रधानों को बुलाया गया। चारों ब्लॉक से संस्था प्रधानों को बेहतर सोच और सकारात्मक सोच के साथ काम करने का प्रशिक्षण दिया गया। डाइट अलवर के DRU प्रभाग के तहत 1 दिवसीय ट्रेनिंग चल रही है, जिसमें सकारात्मक सोच और क्वालिटी एजुकेशन पर विचार विमर्श हो रहा है, जिसमें हमारे यहाँ 4 ब्लॉक राजगढ़, रामगढ़, रैनी और इजारा 4 ब्लॉक से संभागी आए हुए हैं, जिनके ऊपर अगर हमारी सकारात्मक सोच है, सारी चीज़ को हम पॉजिटिव वे में लेते हैं और हम सबको एक दूसरे को कोऑपरेट करके सहयोग करते हुए प्रत्येक बच्चे को जान करके अगर हमारे विद्यालयों में शिक्षण करवाते हैं तो उसकी उपलब्धि हमेशा अच्छी होती है और हमारा जो परीक्षा फल है वो भी उन्नत रहता है और एक गुणवत्तापूर्ण रहता है। इसके तहत हम 1 दिवसीय प्रशिक्षण है, जिसके तहत हम क्वालिटी एजुकेशन से सकारात्मक सोच को जोड़ते हुए प्रशिक्षण साथियों को दे रहे हैं, जिससे कि हमारे विद्यालयों में कोई भी 19-20 जो कमियां हैं उनको हमारी सोच को, हमारे टीचर्स की सोच को, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन की सोच को सकारात्मक करते हुए और हम हमारे जो क्वालिटी एजुकेशन सरकार की अपेक्षा है उसको पूर्ण करने में सहयोग प्रदान करें। डाइट परिसर में 2 दिवसीय कार्यशाला का आयोजन भी किया जा रहा है। इस कार्यशाला में STC के बच्चों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है। आज डाइट में 2 दिवसीय कार्यशाला जारी है, जिसमें सभी STC के बच्चों को SIQ कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों में किए गए बेसलाइन सर्वे, जो कि विद्यालयों में पहले संपादित हो चुका है, उसके सत्यापन हेतु प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इसमें विद्यार्थी के स्तर का पुनः सत्यापन होगा कि SIQ कार्यक्रम के अंतर्गत विद्यालयों ने जो बेसलाइन सर्वे किया था उसी के अनुरूप विद्यार्थी की शैक्षणिक योग्यताएं हैं और आगे हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है उसमें क्या क्या योजनाएं बनानी हैं, किस तरह की योजनाएं बनानी हैं, उसमें इस बेसलाइन सर्वे के सत्यापन के बाद में शिक्षक अपनी पढ़ाने की पाक्षिक एवं साप्ताहिक योजनाएं उनके अनुसार निर्धारित करेंगे और इस अनुसार बच्चों की क्वालिटी, उनकी गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के लिए अभिवर्धन के लिए कार्यक्रम संचालित किया जा रहा है। तो 2 दिवसीय कार्यशाला ये 28 और 29 की डाइट में है। अब घर पाना हुआ और भी आसान। रास के राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय में सोमवार को एंटी रैगिंग कमेटी द्वारा सेमिनार का आयोजन किया गया। महाविद्यालयों में सीनियर विद्यार्थियों द्वारा जूनियर विद्यार्थियों को रैगिंग के जरिए किस तरह से परेशान किया जाता है, वहीं इससे कितनी घातक परेशानियां खड़ी हो सकती हैं, जिसकी रोकथाम कैसे हो, सहित अनेक बिंदुओं पर सेमिनार में मौजूद मुख्य अतिथि DSP हिमांशु शर्मा ने विद्यार्थियों को जानकारी दी। एक सिक्योरिटी की भावना आई है। रैगिंग के संबंध में आपको बताऊंगा, रैगिंग के लिए सरकार बड़ी सख्त हो चुकी है। अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश अनुसार एक स्पेशल सेल है जिसका कि एक टोल फ्री नंबर है। आप इस मामले को गंभीरता से लें, क्योंकि अगर रैगिंग के अंदर किसी के खिलाफ कोई केस दर्ज हो गया तो वो कॉलेज से तो जाएगा ही जाएगा और उसको 100% जेल भी हो जाएगी। NIT कुरुक्षेत्र की मैं बात कर रहा हूँ, जहाँ मैंने मेरे बेटे को एडमिशन करवाया। हरियाणा के अंदर रैगिंग के अंदर नंबर 1 इंस्टीट्यूट था
लेकिन वहाँ पर इतने केस दर्ज हुए कि आज ये हालत है कि सीनियर जूनियर की तरफ देखते हुए भी घबराते हैं। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप लोग बच्चे हैं, यहाँ पर 10th मैक्सिमम 10th पास करके यहाँ आए हुए हैं, आपको मामले की गंभीरता का पता नहीं है। अगर कोई केस के अंदर फंस गया और कॉलेज ने उसके खिलाफ FIR लगा दी तो समझ लो उसका कैरियर और भविष्य पूरा बर्बाद है। इसलिए मैं आपसे कहना चाह रहा हूँ कि इस संस्था के अंदर अनुशासन बनाए रखिए और अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखिए, क्योंकि अभी आपके कैरियर की शुरुआत है। पॉलिटेक्निक कॉलेज अलवर में आज एंटी रैगिंग पर एक बच्चों का वर्कशॉप या यूँ कहे सेमिनार रखा गया, जिसके अंदर मुझे भी आमंत्रित किया गया था। पत्रकार बंधु भी थे और महाविद्यालय की जो पॉलिटेक्निक कॉलेज की फैकल्टी, उन्होंने भी बच्चों को बताया। बेसिक बातों पर यूँ जोर दिया कि सीनियर बच्चे जूनियर बच्चों के साथ किसी भी प्रकार का कोई ऐसा दुर्व्यवहार नहीं करे जिससे उनकी भावनाएं आहत हो। विद्यालय में अनुशासन बनाए रखे और कोई भी छात्र या छात्रा यदि वो रैगिंग से पीड़ित होती है या पीड़ित होता है तो वो विद्यालय प्रशासन के सामने, पुलिस या प्रशासन के सामने अपनी शिकायत को रखे। उसको बिल्कुल सख्ती से कानूनी तरीके से निपटा जाएगा और कुल मिला के किसी भी प्रकार का माहौल नहीं बिगड़े, किसी भी सूरत में रैगिंग जैसी किसी भी घटना की आवृत्ति नहीं हो। इस विषय पर विचार व्यक्त किए। कॉलेज के प्राचार्य अनिल खंडेलवाल ने बताया कि विद्यार्थियों को अधिक से अधिक पढ़ाई और कैरियर पर ध्यान देना चाहिए, न कि अन्य व्यर्थ की बातों में। वहीं कॉलेज परिसर में बाहर से आए असामाजिक तत्व आने को लेकर पुलिस गश्त बढ़ाने को कहा। वहीं मंच पर मौजूद संस्था प्रधानाचार्य अनिल अग्रवाल, करौली प्राचार्य संजय सैनी, मीडिया प्रभारी रूपक शर्मा सहित अन्य महाविद्यालय पदाधिकारियों ने भी अपने विचार रखे। एंटी रैगिंग से संबंधित कुछ जानकारी प्रदान करने के लिए आज डीएसपी साहब हमारे बीच में पधारे हैं और डीएसपी साहब ने बच्चों को पूरी तरह से आगाह किया है कि रैगिंग एक नॉन वेलेबल ऑफेंस है और यदि कोई भी लड़का इस ऑफेंस के तहत उसका FIR दर्ज होती है तो उसका हमेशा के लिए रिकॉर्ड ख़राब हो जाएगा। और उन्हें संस्था को भी आश्वस्त किया है कि रैगिंग किसी भी सूरत में सहन नहीं की जाएगी और यदि संस्था में किसी भी तरह का अनुशासन होता है तो पुलिस प्रशासन तुरंत प्रभाव से कार्रवाई करे। चलते चलते नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। माधोगढ़ के समीप कार पलटने से गायत्री परिवार के 5 लोग हुए गंभीर रूप से घायल। थानागाजी में ग्राम तीर्थ यात्रा यज्ञ से लौटते समय हुई घटना, एक को किया जयपुर रेफर। सड़क सुरक्षा सप्ताह की पहले ही दिन खुली पोल, बिना सीट बेल्ट लगाए कार में जाने वाली महिला को रोकना पुलिस के लिए बना जंजाल। कागजी कार्यवाही के दौरान दिखाई दी पुलिस की भेदभाव वाली नीति। स्वाइन फ्लू के लिए सामान्य अस्पताल में शुरू की प्रभावी तैयारियां, नए ICU वार्ड को किया शुरू, पुराने वार्ड को बनाया स्वाइन फ्लू वार्ड, फिलहाल नहीं आया कोई मरीज। एंटी रैगिंग कमेटी की ओर से पॉलिटेक्निक कॉलेज में हुआ सेमिनार, वक्ताओं ने बताया रैगिंग की बुराई के बारे में। डीएसपी हिमांशु शर्मा ने दी विद्यार्थियों को सही दिशा में जाने की सलाह। आज समाचारों में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।